क्यों सरकार जितना चाहे उतना पैसा नहीं छाप सकती? डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? क्यों सारे देश अपनी करेंसी को पीछे छोड़कर यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए तैयार हो गए? और क्यों एक कागज के टुकड़े को कमाने के लिए लोग दिन रात काम करते हैं? हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे से जुड़े तमाम सवालों की और जानेंगे कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और क्यों सरकार अनलिमिटेड पैसे छापकर गरीबी को खत्म नहीं कर रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सारे प्रश्नों के जवाबों को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि आखिर पैसा है क्या और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लो आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है और आपको उसको बेचना है और उसको बेचने के लिए आप बोलते हो कि मैं इस लैपटॉप को 10,000 रुपए में बेचूंगा और इतना बोलते ही आपके दरवाजे पर 1000 लोग आकर उस लैपटॉप को खरीदने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब आप क्या करोगे? आप उस लैपटॉप का प्राइस 15,000 कर दोगे। अब उसके बाद भी अगर 100 लोग उस रेट में आपका लैपटॉप खरीदने को तैयार हैं, तो आप क्या करोगे? आप प्राइस बढ़ाते रहोगे जब तक कि केवल एक आदमी आपके दिए हुए प्राइस में उस लैपटॉप को खरीदने में इंटरेस्टेड ना हो। ठीक इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड होते हैं, जिसको हम आसान भाषा में डिमांड एंड सप्लाई कहते हैं। आप बीच बीच में न्यूज में सुनते होंगे कि टमाटर या प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। तो टमाटर के भाव एकदम से इतने क्यों बढ़ गए? लोग टमाटर खरीदने से कतरा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्याज या टमाटर की कमी हो गई है और उसका जो प्राइस सेट करने वाला है वो रेट बढ़ाते जा रहा है। इसी तरह मान लीजिए कि किसी एक कंपनी ने 100 कार बनाई और उसका प्राइस 10 लाख रुपए रख दिया। अब जिसके पास पैसे हैं वो जाकर कार खरीद लेगा, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो जाकर क्या करेगा? या तो बाइक से काम चलाएगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि सरकार बहुत सारे पैसे प्रिंट कर देती है और अपनी जनता में बांट देती है। इससे अब लोगों के पास भी पैसा होगा और मार्केट में अब जब बहुत सारा पैसा आ गया है तो जिस 10 लाख की कार को खरीदने पहले 100 लोग आ रहे थे, इस बार उस कार को खरीदने 1000 लोग आएंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो कार बना रहा है वो वही करेगा जो हमने अपना लैपटॉप बेचने के टाइम किया था, यानी वो भी तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग कार खरीदने वाले ना बचे। एक बार जिम्बाब्वे ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को सही करने के चक्कर में नोट छाप के लोगों में बांटना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर उनकी इकोनॉमी सुधरने के बजाय बर्बाद हो गई थी और लोग बोरी में भर भर कर एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जाते थे। तो इससे ये तो समझ में आ गया कि सरकार के नोट छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है, क्योंकि असली फायदा तभी होता है जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं, सर्विसेज बढ़ती है और सरकार के नोट छापने से केवल महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी समझना होगा कि सिर्फ एक चीज के प्राइस बढ़ाने से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। सारे गुड्स और सर्विसेज की जब प्राइस बढ़ती है तब इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अगर आप सही से समझो तो आपका जो रखा हुआ पैसा है वो इन्फ्लेशन बढ़ने से कम हो जाता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो हो सकता है कि अभी जो चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है वो पहले 94 रुपीज में मिल रही होगी। इसलिए अगर आप पुराना डाटा उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से साल दर साल महंगाई ने लोगों की जेबें खाली की है। और यही कारण है कि लोग अपना पैसा बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फाइनेंस में हर चीज घूम फिर के डिमांड और सप्लाई पर ही आकर रुक जाती है। खैर, वापिस आते हैं और समझते हैं कि ये जो पैसा है ये है क्या। तो देखिए, आपको कोई भी पैसा क्यों देता है? आपको कोई भी पैसा तभी देता है जब आप उसको कोई वैल्यू देते हो या कोई काम करके देते हो। ऑफिस में भी आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप उसके बदले में कुछ काम करके देते हो। तो एक तरह से पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू के, और समय के हिसाब से पैसे को अलग अलग तरीके से रिप्लेस किया जाता है। जैसे पहले के टाइम पर लोग अनाज और गेहूं देकर काम करवाते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने उन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जो लंबे समय तक खराब ना हो और उनकी वैल्यू भी ज्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन होता यह था कि गोल्ड को लेकर ट्रेवल करना और गोल्ड में मिलावट का ध्यान रखना और उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। फिर सरकार ने एक ऑप्शन दिया। सरकार ने कहा कि आपको गोल्ड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, आप सरकार को आकर गोल्ड डिपॉजिट करें, उसकी सारी सिक्योरिटी का ध्यान सरकार रखेगी और उसके बदले में आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, जिसे कोई कोई प्रॉमिसरी नोट भी कहते हैं। और इस रिसिप्ट के बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। फिर आगे चलकर यह जो रिसिप्ट थी यही पेपर नोट में कन्वर्ट हो गई। असल में देखा जाए तो उस पेपर मनी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। लेकिन इस कागज की वैल्यू तब बढ़ जाती है जब सरकार आपको भरोसा देती है कि इस कागज को लेकर आप इंडिया में कहीं भी जाओगे और जितना अमाउंट इस कागज पर लिखा है आपको उतनी वैल्यू मिलेगी। इसलिए एक नॉर्मल कागज और करेंसी में बस इतना ही फर्क होता है कि करेंसी में आपको गवर्नर ऑफ इंडिया साइन करके वचन देता है कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, और इस वचन की इतनी वैल्यू होती है कि इस पर हर कोई ट्रस्ट करता है। इसीलिए 2016 में
जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो सरकार ने 500 और 1000 के नोट से अपना वचन वापस ले लिया था। To break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. और जैसे ही सरकार ने अपना वचन वापस लिया तो ये 500 और 1000 के नोट कागज बन गए थे। और इस तरीके से कंट्री के अंदर तो लोगों ने सरकार के वादे पर पेपर करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया, लेकिन जनता के सामने अब भी ये प्रश्न था कि अगर कंट्री के बाहर ट्रेड करना हो तो कैसे करेंगे। यानी अगर यूएस और इंडिया जब आपस में ट्रेड करेंगे तो किस चीज में ट्रेड होगा, क्योंकि अगर आप यूएस से कुछ खरीदने जा रहे हो और आप उनको ये बोलो कि ये लो 500 का नोट, हमारे यहाँ तो इसी में ट्रेड होता है, तो क्या वो मानेगा। इसी तरह वो हमको डॉलर देंगे तो क्या हम मानेंगे उसको। और अगर मान लो आपने उनसे डॉलर ले भी लिया तो उसका करोगे क्या, क्योंकि जिस डॉलर की हमारी कंट्री में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। उस टाइम पर हर कंट्री के सामने यही प्रॉब्लम थी कि एक भी करेंसी ऐसी नहीं थी जिस पर हर देश को विश्वास हो। अब मान लो आपने यूएस से ट्रेड करके यूएस डॉलर ले आए, अब आपको जरूरत है रशिया से ट्रेड करने की, तो रशिया कह रहा है कि हम यूएस डॉलर नहीं लेंगे। अब इस केस में तो ये हुआ कि अब यूएस डॉलर सिर्फ यूएस से ही ट्रेड करने में काम आएगा, क्योंकि कोई भी एक करेंसी ऐसी नहीं थी जिसमें सबको विश्वास हो। लेकिन उस टाइम पर एक चीज अच्छी थी कि उस टाइम पर हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन इतना गोल्ड और सिल्वर को ट्रेड के लिए इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए लाया गया द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें कंट्री की करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया गया। अब आप सोचोगे कि ये अटैच करने का क्या मतलब हुआ, तो देखो इसको ऐसे समझो। मान लो कि इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1000 रुपए है, मतलब अगर कोई 1000 रुपए लेकर आएगा तो उसके बदले में उसको 1 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा, और अगर कोई 1 ग्राम गोल्ड लेकर आएगा तो उसके बदले में उसको 1000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू मान लो $10 रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि $10 1 ग्राम गोल्ड के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली $10 जो है वो बराबर हो गया 1000 रुपए के, और अगर हमें $1 की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी 100 रुपए के बराबर। इसके बाद जब दोनों कंट्रीज ट्रेड करने गई तो उन दोनों को एक दूसरे की करेंसी से कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता था कि ट्रेड करके जो करेंसी आ रही है उसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जो ट्रेड करके करेंसी इकट्ठा कर रहे हैं, पता चला उन करेंसी को जब हम बदलने जाए गोल्ड में तो उस कंट्री के पास गोल्ड ही ना हो। इसलिए रूल बनाया गया कि एक कंट्री उतने ही नोट प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास गोल्ड है, ताकि अगर कोई कंट्री करेंसी वापस करके गोल्ड लेना चाहे तो वो पर्टिकुलर कंट्री गोल्ड देने की पोजीशन में हो। और ऐसा करके कंट्रीज ने अपने आपस में ट्रेड शुरू किया। एक्चुअल में गोल्ड से ही ट्रेड हो रहा था, बस करेंसी एक मीडियम थी। अब आप कहोगे कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड वाला सिस्टम था इतना सही था तो इसको हटाया क्यों गया, और हटाया भी गया तो फिर डॉलर को क्यों बेस बनाया गया। तो देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ तो कंट्रीज को अपना अस्तित्व बचाने के लिए बल्क में हथियार खरीदने पड़े, और इतनी बड़ी क्राइसिस हुई कि सारी कंट्रीज अपने गोल्ड के बेसिस पर जो करेंसीज थी उनसे हथियार खरीदने लगी, और धीरे धीरे गोल्ड यूएस के पास पहुंचने लगा, क्योंकि उस समय यूएस हथियारों का मेन एक्सपोर्टर था। और ये जो वार लड़ने का जुनून था, इसने कंट्री बाय कंट्री सारा पैसा और गोल्ड खत्म किया। इसलिए जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो कंट्रीज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, और जब कंट्रीज के पास गोल्ड ही नहीं है जो कि ट्रेड करने का बेस था, तो ट्रेड कहां से होगा और करेंसीज कहां से प्रिंट होगी। लेकिन फिर भी इस टाइम तक मैक्सिमम गोल्ड यूएस के पास पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर भी कंट्रीज अपनी कैपेसिटी में ट्राई कर रही थी अपनी इकोनॉमी को संभालने का। लेकिन तब तक फिर से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता। ये हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव वॉर थी। इस बार कई कंट्रीज सचमुच कर्जे में डूब चुकी थी, और यूएस ने इस टाइम पर हथियारों का जमकर एक्सपोर्ट किया। यूएस का गोल्ड रिजर्व आसमान छू रहा था। दुनिया का 80% गोल्ड यूएस के पास था, वहीं दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज कर्जे में थी। ऐसी कंडीशन में गोल्ड स्टैंडर्ड यानी गोल्ड को करेंसी से अटैच करके जो ट्रेड होता था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पर नोट छाप कर ट्रेड करती थी, और जब गोल्ड ही नहीं है तो ट्रेड कहां से हो पाएगा। इसको लेकर 1944 में कंट्रीज मीटिंग करती है, जिसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इस मीटिंग में IMF और IBRD नाम से 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। IBRD का काम था जो कंट्रीज वॉर में खत्म हो गई उनकी मदद करे, उनको रिबिल्ड करे, इकोनॉमी स्टेबल करे। आज की डेट में इसको ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। और IMF का उद्देश्य था कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सके। आज की डेट में भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली अगर कहीं कोई परेशानी में होती है तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस उनको सपोर्ट करती है। इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज के पास गोल्ड नहीं है, तो एक काम ये हो सकता है कि कंट्रीज गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें। अब आप सोचोगे यूएस डॉलर में ही क्यों, बाकी करेंसी में क्यों नहीं? तो देखिए, उस समय यूएस अकेली ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था कि वो यूएस गोल्ड की वैल्यू के डॉलर बना करके ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्कुलेट कर सकती है। और सेम डे यूएस ने यह भी अनाउंस किया कि यूएस डॉलर को
कोई भी हमारे पास लाकर गोल्ड ले जा सकता है या फिर गोल्ड लाकर यूएस डॉलर ले जा सकता है। और उस समय एक आउंस गोल्ड की कीमत उन्होंने $35 रखी। अब आपको पता है कि हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्स में अच्छी होती है, तो वह ये कर सकती है कि यूएस के साथ एक्सपोर्ट करके वो अपने डॉलर के रिजर्व बढ़ा सकती है। और डॉलर का रिजर्व होना यानी गोल्ड का रिजर्व होना, जिसको कोई भी कंट्री कभी भी कन्वर्ट कर सकती है, तो उस समय ट्रेड करने का ये एक तरीका बन गया। और इसके साथ ही बाकी देशों को अपनी अपनी इकोनॉमी सुधारने का मौका भी मिल गया। अब ऐसा कर करके यूएस एक तरह से हर कंट्री की रिजर्व करेंसी बन गया। हर कंट्री के पास डॉलर के रिजर्व हो गए और डॉलर एक तरीके से ग्लोबल करेंसी की तरह काम करने लगी। इसी बीच वियतनाम और यूएस वॉर शुरू हो गई और उसमें यूएस की इकोनॉमी भी गिर गई, क्योंकि यूएस ने गोल्ड के रिजर्व के कंपैरेटिवली ज्यादा डॉलर स्पेंड किए और उधर बाकी कंट्रीज की इकोनॉमी भी सुधर रही थी। इसी बीच 1965 में चार्ल्स गेलियो, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी नेवी भेजी और यूएस डॉलर देकर शिप के रास्ते से गोल्ड वापस ले आए। और धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने भी ये चीज फॉलो की। अब क्योंकि अमेरिका ने गोल्ड की वैल्यू से ज्यादा डॉलर स्पेंड कर रखे थे, तो यूएस का गोल्ड रिजर्व बहुत तेजी से कम हो रहा था और उसकी इकोनॉमी भी गिर रही थी। तभी 1971 में यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। इसका मतलब अब गोल्ड को डॉलर से और डॉलर को गोल्ड से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसको निक्सन शॉक भी कहते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन सारी कंट्रीज के रिजर्व पहले से डॉलर में थे, तो डॉलर में ट्रेड करना कंट्रीज की मजबूरी बन गई और इसी कारण डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आया। अब बात यह है कि किसी करेंसी की वैल्यू ज्यादा और किसी करेंसी की वैल्यू कम क्यों होती है और ये डिसाइड कौन करता है। तो देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब $1 बराबर था ₹1 के। आज की डेट में ये $1 लगभग ₹84 के बराबर है। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्या हो गया, तो देखिए डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर, क्योंकि हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। अगर आपको किसी कंट्री का कोई सामान या सर्विस लेनी है तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में ही खरीदना होगा। जब आप उस कंट्री में विजिट करते हैं तब आप पहले एक्सचेंज से अपनी करेंसी चेंज करवाते हैं, उसके बाद वहां जाकर कुछ खरीद पाते हैं। इनफैक्ट जब आप ऑनलाइन यूएस या यूरोप के प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले आपको यूएस डॉलर या यूरो खरीदने होते हैं, उसके बदले में अपने इंडियन रुपीस देने होते हैं, जिसे हम एक्सचेंज बोलते हैं, और फिर आप कोई सामान या चीज खरीद पाते हो। अब ये सब कुछ आपको इसलिए नहीं पता चल पाता क्योंकि आपके पीछे से बैंक आपके लिए ये सब कर रहा होता है। तो जो कंट्री ज्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके रिसोर्सेस और सर्विसेज की ज्यादा डिमांड होती है, बाकी देशों में उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि बाकी देश जरूरत की वजह से अपनी करेंसी देकर उस कंट्री की करेंसी खरीदते हैं। इससे उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उस करेंसी के रेट ऊपर जाते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा सिस्टम एक्सचेंज पर चलता है। अब इन एक्सचेंज के भी टाइप होते हैं, जैसे एक होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जहां डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रेट चेंज होते हैं। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज, कुछ देश आपस में एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हैं, जैसे सऊदी और यूएस के बीच में फिक्स रहता है, वहां $1 बराबर रहता है 3.75 सऊदी रियाल के बराबर। डिमांड एंड सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं होता। तीसरा होता है मैनेज्ड एक्सचेंज, जिसमें एक रेंज होती है कि मान लीजिए अगर आपने 1 से 10 की रेंज सेट कर दी है तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर रेट तो चेंज होगा, लेकिन न तो 1 से कम जाएगा और ना ही 10 से ऊपर जाएगा। तो ये थी पैसे की पूरी कहानी कि कैसे पैसे की उत्पत्ति हुई, कैसे डॉलर ग्लोबल करेंसी बना और क्यों सरकार अंधाधुन पैसे छापकर गरीबी खत्म नहीं कर सकती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।